आज मैं भवेश भवन मुखानी में उपस्थित हूँ पांडे जी के घर पर, और मेरे सामने एक बालिका है अनुष्का पांडे, जो बहुत होशियार है, प्रतिभावान है। इन्हीं के शब्दों में 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। मंजिलें मैंने चुनी हैं तो रास्ते भी मेरे होंगे। मंजिलें मैंने चुनी हैं तो रास्ते भी मेरे होंगे। है रात अंधेरी तो क्या कभी अपने सवेरे होंगे। सपने देखे हैं तो उन्हें पूरा भी करूँगी। अपनी सपनों की नगरों में होंगे बसेरे मेरे। तो मैं अनुष्का से कुछ आज उनके शिक्षा के बारे में, उनकी हॉबीज़ के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं अपने धात सुनो चैनल पर अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अनुष्का, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है और इस समय आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मेरा 12th क्लास मेरी स्कूलिंग निर्मला कॉन्वेंट से पूरी हुई है और अभी फिलहाल मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। वेरी गुड। आपने जब यहाँ सीबीएसई बोर्ड से मेरे ख्याल से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की 12th की, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या रिजल्ट रहा था और क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? भगवान की दया से और मेरी पेरेंट्स की वजह से मेरा 98.6% रिजल्ट रहा था, जो कि मैं मानना चाहूंगी कि ठीक था। बहुत बढ़िया। जिसकी वजह से मुझे जो कॉलेज में मैं हूँ वो कॉलेज मिला। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत और सही तरीके से पढ़ाई की वजह से मेरा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया। बहुत खूब। अच्छा, मैं आपको एक उभरती हुई कवियत्री के रूप में समझूं या फिर आप एक बहुत अच्छी स्कॉलर हैं, मैं क्या मानूं? उभरती हुई कवियत्री जितनी अच्छी कविताएं तो मैं शायद नहीं लिखती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे जो सोशल इश्यूज हैं या जो इश्यूज मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनसे मैं रिलेट कर पाती हूँ, उनके बारे में लिखना बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन इश्यूज को मैं एक आवाज दे पाऊँ। मैं आज विशेष तौर पर आपकी उन रचनाओं को सुनने के लिए आया हूँ जो आपने स्वयं लिखी हुई हैं, और वो कहीं ना कहीं समसामयिक हैं। जो समाज में जो इश्यूज, जैसा कि आप खुद कह रही हैं, जो बर्निंग इश्यूज होते हैं, उन पर आप लिखती हैं। तो हम आपकी कला को सुनना चाहेंगे और उसको आगे तक बढ़ाने के हम अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करना चाहेंगे। पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात आगे पहुँचा पाए। तो जो मैं कविता आज सुनाऊँगी वो दिल्ली पे बेस्ड है, क्योंकि अब मुझे 6 महीने हो गए हैं दिल्ली में रहते हुए, और हम लगभग रोज़ सुनते हैं कि औरतों को कितनी परेशानियाँ वहाँ रोज़ाना में फेस करनी पड़ती हैं। तो उसी पे मैंने एक 6 महीने जो मैंने अब दिल्ली में बिता लिए हैं, उस पे रोज़ाना ज़िंदगी पे कविता लिखी है कि लड़कियों की क्या होती है। बहुत बढ़िया, सुनना चाहेंगे। तो ये एक स्वरचित कविता है जिसका शीर्षक मैंने दिया है तोहफा। मुझे पूछा किसी ने क्या तोहफा चाहिए, निरुत्तर थी पर बहुत कुछ मांगना था। पहले क्या मांगूं आप ही बताइए। तोहफे में मुझे क्या एक ऐसी रात मिल सकती है जहां अंधेरे के बाद डर ना हो, माँ बाप की फिक्र ना हो, जहां घर वाले चैन से सो जाएं क्योंकि बेटी की सलामती की फिक्र ना उन्हें सताए। या ये मांगूं कि कहीं से लौटते वक्त जब देर हो जाए, मेरा मन एक बार के लिए ही सही पर ना घबराए। मैं मेट्रो की तरफ हवा से तेज भागने के बजाय ये सोचूं कि क्या हो गया 10 बज गए तो, और ये विश्वास हो कि इंसानियत नहीं गई है सो। फिर जब मेट्रो से उतरकर मैं घर के लिए रिक्शा पकड़ूं तो मेरे मन में ये ख्याल ना आए कि अच्छा होता कि कोई औरत रिक्शे में बैठ जाए, और भी बेहतर होता कि वही रिक्शा चलाए। जब सारी सवारियां उतर जाएं तो हाथ जोड़कर डर कर बैठने के बजाय मेरे साथ कुछ ना हो जाए सोचने के सिवाय, मैं खुलकर हवा का लुत्फ उठा पाऊं। आजादी असल में क्या होती है कम से कम एक बार तो चख पाऊं। ये तोहफा मांगना थोड़ा नासाज लगता है, जिससे मांगूंगी उस पर बड़ा भार लगता है। तो सोचा
चलो दिन दोपहरी के लिए कुछ मांग लेती हूँ, दिल्ली की भड़कती गर्मी में खुलेपन की सांस लेती हूँ। तोहफे में क्या मुझे एक ऐसी राह मिल सकती है जिधर हर कोई चले, बस कोई नीचे से ऊपर तक न देखे, जिधर लोग खाकनशी हों और अनजान जनता अपने राय और विचार मुझ पर न फेंके। एक ऐसे दिन का तोहफा जब मैं जो करूं बस अपने मन की सुनूं, जब पहनावे से चाल चलावे से बैठावे तक सब मेरा हो, तारीफ की भूख नहीं, आलोचनाओं का डर ना हो, बस ज्यादा कुछ नहीं, उस दिन दिल्ली हमदर्द और मेहरबान हो। खुद के लिए मांगती हूं तो मतलब ही महसूस करती हूं, मुझसे ज्यादा झेले हैं लोग क्योंकि, तो सोचती हूं क्यों ना उनके लिए कुछ मांग लिया जाए, कुछ आसान सा तोहफा जो मुकम्मल भी हो जाए। तो तोहफे में हर एक औरत के लिए एक कप चाय का मांगती हूँ, जो वो रसोई में खाना बनाने के साथ के बजाय आराम से बैठक में मेहमानों के साथ ठहाके लगाकर पिए। एक रात का खाना मांगती हूँ जहां पूरा परिवार साथ खाए, वो रसोई छोड़ बाहर निकले और खूबसूरत साथ का एहसास पाए। ये ऐसे तोहफे हैं कि जिनसे मांगूंगी उसे शायद इनकी कीमत समझ नहीं आएगी, क्योंकि मेरी परेशानियां उसे कभी वैसे नहीं सताएंगी। खुश नसीब होंगे वो सब जिन्हें ऐसा कोई एहसास नहीं आया, लेकिन जब मुझसे पूछा क्या तोहफा चाहिए तो मेरे दिलो दिमाग ने सिर्फ यही जवाब पाया। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां बिटिया, आपने जो अपनी स्वरचित कविता सुनाई, बड़ा ही भाव विभोर कर दिया। वास्तव में जो ये पुरुष प्रधान समाज है वहां पर अभी भी हम लोग इतने संजीदगी से पेश नहीं आते हैं अपनी पुत्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ, या फिर समाज के किसी अन्य महिला के साथ। ईश्वर करे कोई आपकी इन पंक्तियों को सुने, इस कविता को सुने और वो इसको आत्मसात करे और अपने व्यवहारिक जीवन में इन पंक्तियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करे। अब मेरा एक ही प्रश्न बचता है कि जब आप एकेडमिक्स में इतनी बढ़िया हैं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी हैं, आपने उत्तराखंड सीबीएसई बोर्ड में राज्य में 6ठा स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि आप इस समय मेरे सामने हैं। उसके बाद आपने डीयू में एडमिशन लिया है, इकोनॉमिक्स से ऑनर्स कर रही हैं, तो ये अचानक एक परिवर्तन आपके दिमाग में कब आता है कि आपको कविताएं लिखनी चाहिए और आपको इस तरफ अपना झुकाव करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कविता एक ऐसा माध्यम है कि जो भी हम सोच रहे हैं उनको हम शब्दों में बयां कर सकते हैं, और खाली बोल देने से एक अच्छा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उन बातों का। और ये कुछ बातें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो मुझे लगता है कि मैं रोजाना की जिंदगी में फेस करती हूँ और मेरे जैसी अन्य लड़कियां भी फेस करती हैं। तो ये एक तरीका है। तो कभी भी खाली बैठी होती हूँ, कभी भी कोई सोच आता है तो उसे सिर्फ सोचने के बजाय पन्ने में लिखती हूँ। बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने उम्र के जो भी बच्चे हैं, युवक हैं या युवतियां हैं आपकी जैसी, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप काव्य लेखन से अपने जीवन को कैसे संवार सकती हैं और किस तरीके से उसको अपने आदत में शुमार कर सकते हैं? जिस तरीके से कि आप देखते हैं आज के समय में बच्चे गलत दिशा की ओर भटक रहे हैं या यूं कहें कि नशे की लत की ओर जा रहे हैं, उन्हें कहीं अपनापन महसूस नहीं होता है, कहीं पर वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं और बहुत तनाव की जिंदगी विशेष तौर पर बच्चों की है, तो वो इस चीज को कैसे कम अप करें, ओवरकम करें? नशे से तो मैं कहना चाहूंगी दूर ही रहें, क्योंकि ये तो एक ऐसा स्पाइरल है जिसमें इंसान घुसते ही चले जाता है और आखिरी में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसका अंत ही बर्बादी है। बाकी कविताओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी शब्द है उससे अगर हम पन्ने में पिरो लेते हैं तो एक समय के बाद हमें लगता है कि वो शायद वो थॉट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मे बी वो आपकी सबसे बेस्ट रचना बनकर बाहर आ जाए, जो कि आपको कहीं से कहीं पहुंचा दे और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। तो लिखते रहिए और बोलते रहिए और सुनाते रहिए। ये अपनी एक भावनाएं हैं, फीलिंग्स होती हैं, एक क्षणिक मोमेंट होता है जिस समय कोई भी कवि हृदय जो है बैठ के कुछ 2-4 बेतुकी लाइनें लिखता है, लेकिन उसे खुद भी ये नहीं मालूम होता है कि ये पंक्तियां कितनी कारगर साबित होंगी समाज को परिवर्तित करने के लिए या फिर बच्चों में एक शिक्षा या सीख देने के लिए। ये बेतुकी सी लगने वाली पंक्तियां
बहुत कारगर साबित होती है। मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि एक अपनी मौलिक रचना जो कि समाज के युवा पीढ़ी को कुछ न कुछ प्रेरणा दे, ऐसे कुछ 2-4 लाइनें और हो जाएं तो बड़ा आभार होगा आपका। ठीक है। अब ये वाली कविता जो है वो हमारे सभी आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के लिए है, उनको डेडिकेटेड है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये आज़ादी अमर रहे, इस पे सबसे बड़ा जो योगदान है वो उन्हीं लोगों का है। तो इस कविता का शीर्षक है धन्यवाद तिरंगे के रक्षकों को। मीलों दूर फिर भी इतने करीब हैं, जानते नहीं इन्हें हम, फिर भी ये लोग अजीज हैं। कोई नाता नहीं, फिर भी नाता सबसे बुजुर्ग तरीन है। प्रिय सशक्त सेना वालों, आपको हम सिर्फ धन्यवाद कह सकते हैं। ये सिर्फ गलवान वैली, पुलवामा और उरी के लिए नहीं, बल्कि हर उस शहादत के लिए जिसे हम नहीं जानते। ये धन्यवाद सिर्फ बॉर्डर पर लड़ते जाबाजों के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार के बलिदान के लिए भी, जिसे शायद हम नहीं पहचानते। एक ऐसा शब्द मौत जिससे सबकी रूह कांप जाती है, उस मौत को आंख दिखा आपने शांत करा दिया। मुझसे पहले देश है मेरा, मुझसे पहले भारत मेरा, कैसे बेबाक मौत को भी बता दिया। लोग कहते हैं तकदीर पहले से लिखी होती है, उस तकदीर को मंजिल तक आपने पहुंचा दिया। हम जैसे सिर्फ लिख देने या बोल देने वालों को राष्ट्र धर्म क्या होता है असल मायने में सिखला दिया। फिर सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम आपके साथ बॉर्डर पर आकर लड़ तो नहीं सकते, पर आपकी बहादुरी पर उंगली उठाना बंद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता हमारा आपके बलिदान पर विलाप करना आपको भाता होगा, पर एक भारतीय होने के नाते आपकी शहादत को श्रद्धांजलि दे सलाम कर सकते हैं। एक और सवाल जो मेरे मन में आता है, क्यों सिर्फ वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद वीर वीर कहलाता है? उनके हक का सम्मान और इज्जत उनको जीते जी हम क्यों नहीं दे पाते हैं? फौज में भर्ती हो जाने के बाद जब फौजी होने की धर्म निभाने का दौर आता है, हर कतरा इनके शरीर का, हर छींटा इनके खून का, मैं भारत हूं, मैं तिरंगा हूं चिल्लाता है। कह जाता है मैं भारत में जन्मा हूं, भारत की मिट्टी में मिल जाऊंगा। एक एक गज इस जमीन का, एक एक जान इस भूमि की, आखिरी दम तक मैं बचाऊंगा। मैं सोचती हूं और माओ की कोख और औलाद बचाने के लिए अपनी मां की गोद छोड़ देना और भारत मां के तिरंगे में लिपट जाना कैसा होता होगा। जिस पिता की आंखों का तारा आसमां में चमकने लगे, उस पिता के दिल का दर्द कितना गहरा होता होगा। जिस भाई या बहन का गौरव देश का गौरव बन जाता है, वो वीरांगना जिसका वीर देश का वीर कहलाता है। रोना तो बहुत आता होगा कि फिर कभी नहीं देख पाएंगे, पर फिर उस परिवार को भी पता था कि उनके जवान के लिए उसका देश सबसे पहले आता है। एक शुक्रिया उस मां को भी जो ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती है, जो सिर्फ उनका नहीं अपना भी कलेजा इतना मजबूत कर लेती है कि भले रातें गुजरी हो उनके घर लौटने के इंतजार में, अगर तिरंगे में लिपटे भी लौटे तो जय हिंद कह सलाम ठोक देती है। एक धन्यवाद उस पिता को भी जो अपने बुढ़ापे के सहारे को चलना सिखाता है, जो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मेरे सारे बेटे भारत के लिए हैं कहने में एक पल भी नहीं कतराता है। धन्यवाद का सिलसिला चला ही है तो कैसे उस वीरांगना को भूल सकते हैं जो कमजोरी ना बन हिम्मत बनी है, ड्यूटी पर लौटते वक्त आंसू रोक मुस्कुराती है, वापस आने का इंतजार रहेगा कह अपना और आपका हौसला बढ़ाती है, जो रातों सिर्फ एक फोन के इंतजार में सो जाती है, सुकून कर लेती होगी ये सोचकर कि मेरे एक कॉल के बदले सैकड़ों आपस में बात कर रहे हैं, सैकड़ों चैन की नींद सो रहे हैं। एक धन्यवाद उन बच्चों के लिए भी जो कहते कहते रुक जाते हैं, पापा 2 दिन और रुक जाओ ना। अपने कई सपने, कई मुकाम अकेले हासिल कर लेते हैं, बस इस उम्मीद में कि जब पापा घर वापस आएंगे तब उन्हें दिखाऊंगा। वो वीर जो शहीद हो जाते हैं,
शारीरिक रूप में तो हमें कभी वापस नहीं दिख पाएंगे, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक वो हमेशा हमारी मुस्कुराहट में मुस्कुराएंगे। अब ये बात हमें समझनी चाहिए कि 75 साल पहले भी और आज भी हम आजाद हैं, सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ हैं। सिर्फ कुछ परिवारों के बलिदान के दम पर हम सिर्फ सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर दर्द वही जानता है बीतती है जिस पर। तो फिर से मैं पूछती हूं कि हम क्या कर सकते हैं? जवाब है मरने और लड़ने लायक नागरिक बन सकते हैं। फिर सवाल आता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं? जवाब यही है, 1000 भेदभावों को छोड़ एक भारतीय एक इंडियन बन सकते हैं, एक भारतीय एक इंडियन बन सकते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर बिटिया, आपने जो ये हमारे भारत देश के जवानों को समर्पित पंक्तियां सुनाई, बहुत मार्मिक थी, दिल को छूने वाली थी। मैं तो ये चाहूंगा आपसे कि आप ताउम्र इस अपने शौक को बनाए रखिएगा, लेखन कार्य को करते रहिएगा। और एक आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जब इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रही हैं तो आपका आखिर गोल क्या है? एक कवियत्री बनना है या फिर कहीं किसी प्रशासनिक सेवाओं में जाना है या कुछ और है? अभी ऐसे फिक्स्ड गोल तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो मेरे पास विशेष अधिकार हैं एक अच्छे घर में पैदा होने के वजह से, मैं चाहती हूँ कि जब मैं कुछ आगे बनूं तो मैं विशेष अधिकार किसी और को भी दे पाऊं। मतलब ये मेरी जीवन का गोल है। बहुत सुंदर आपकी सोच है। आज मैं अनुष्का से बातचीत कर रहा था, मन करता है कि दिन भर इनको सुनते रहूं, इनकी रचनाओं को सुन के अपने साथ ले जाऊं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। और मैं आपको भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे आप बहुत तरक्की करें, चाहे वो लेखन का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर जिस भी पद के लिए आप तैयारी करेंगे उसमें आपको आपकी मंजिल मिले। और मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा कि आपके घर में भी जो भी बच्चे हैं उनमें कोई ना कोई हुनर है, आप भी अपने बच्चों को आगे लाएं। हमारा जो एक हमारी एनजीओ है धात एनजीओ, धात का मतलब होता है पहाड़ की भाषा में आवाज लगाना, किसी को धात लगाना बोलते हैं। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी धात सुनो रखा हुआ है। किसी की आवाज को सुनना, कोई जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, गांव देहात में हैं, पहुंच में नहीं है, तो उनके लिए धात एनजीओ एक प्लेटफॉर्म का, एक मंच का काम कर रही है, एक मीडिएटर का काम कर रही है। यदि आपके आसपास में भी कोई बच्चे ऐसे होनहार हैं, प्रतिभावान हैं, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, संगीत हो, नृत्य हो, किसी भी तरीके की विधाएं वो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ मदद हम उनके लिए कर सकते हैं। बिटिया, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल में आकर के हमसे बातचीत करी और आपका लेखन का जो भविष्य है, एज अ पोएट आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है, बहुत समृद्ध है, स्वर्णिम है। हमारी पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू।